हेलो व्यूअर्स, आई एम सिद्धार्थ सिंह। टुडे आई एम योर होस्ट और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैरिज एक्ट थर्ड पार्ट। कल हमने डिस्कस किया था सेक्शन 9 तक, आज हम उसके बाद डिस्कस करेंगे सेक्शन 10। तो विद श्रीशेष कुमार सिंह एडवोकेट, ही हैव एक्सपीरियंस ऑफ 35 ईयर। तो सर ये क्या है सेक्शन 10, और इसमें आपने कल एक्सप्लेन किया था सेक्शन 9 तक मनु सिंह को, तो आज आप ये बताएंगे कि क्या है सेक्शन 10 और उसके आगे की जितने भी सेक्शन हैं। धारा 9 ने भी बताया था, कंजुगल राइट जी दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना, जी उसके लिए पटिशन डाल सकते हैं न्यायालय पर। जी। ज़्यादातर विवाद इसी को लेकर हो रहा है। जैसे पटिशन मतलब मैं समझा नहीं। मतलब प्रार्थना पत्र, जिसको अर्जी जिसको कहते हैं, उसका शुद्ध ही वो उर्दू शब्द है अर्जी। तो जो पटिशन आप डालेंगे, ज़्यादातर विवाद धारा 9 में ही होते हैं। दाम्पत्य जीवन को पुनर्स्थापन करने के लिए ही लोग कचहरी आते हैं, है ना। विवाद ये होता है कि जब पति पत्नी एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, किसी के साथ जाति होती है, तो दूसरा पक्ष जो है न्यायालय पर आ सकता है और उसका हक जी कि उसका रेस्टिट्यूशन राइट जो है वो वापस किया जाए, है ना। और न्यायालय अगर उचित समझती है वो आदेश कर देती है कि ये पत्नी पति के साथ रहे या पति पत्नी के साथ। अच्छा, ऐसा कंपलसरी कर दिया जाता है। ये धारा 9 में न्यायालय द्वारा ऑर्डर हो जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, नहीं अगर जैसे एक भी पार्टी नहीं रहना चाहती साथ में, तो भी क्या कहते हैं कंपलसरी कर दिया जाएगा। जी, जब न्यायालय आदेश कर देगी तो मानना पड़ेगा। अच्छा हाँ, नहीं तो उसके लिए फिर और प्रोविजंस हैं। अच्छा, प्रेरित किया जा सकता है। अच्छा जी, है ना। अब ये धारा 9 है जो पिछली एपिसोड में हम बता चुके हैं। जी। धारा 10 है जुडिशियल सेपरेशन। जी। जुडिशियल सेपरेशन माने न्यायिक पृथक्करण। अगर पति जैसे आप साथ नहीं रह सकते तो अलग अलग रहने के लिए प्रक्रिया, विवाह विच्छेद नहीं होगा, विवाह आपका कायम है। अच्छा, मैरिज चल रही है लेकिन जुडिशियल सेपरेशन हो जाएगा, न्यायिक पृथक्करण। मतलब आप अलग अलग रहने लगेंगे, वो भी न्यायालय के ही आदेश से हो सकता है जी। और उसमें जो है आप अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन आपका विवाह विच्छेद नहीं होगा। और दूसरा पार्टी जी हाँ, लेकिन दूसरी पार्टी आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकती साथ रहने के लिए। अच्छा, ये आता है सेक्शन 10 में। जी, सेक्शन 10 में न्यायिक पृथक्करण, जब न्यायालय से कोई ऑर्डर हो जाएगा, आदेश पारित हो जाएगा, तो फिर आपका जुडिशियल सेपरेशन के साथ अलग अलग जीवन निर्वाह करते रहेंगे, लेकिन विवाह विच्छेद तब भी नहीं होगा। हालांकि जो इसके बेसिक पॉइंट हैं वो 13 में जो विवाह विच्छेद के लिए प्रोविजंस हैं वही जुडिशियल सेपरेशन पे भी लागू है। अच्छा, क्लियर जी। और ज़्यादातर जो विवाह विच्छेद धारा 13(1) में यही प्रोविजन है कि अधिकतर केसेज में अगर आप विवाह विच्छेद डालते हैं तो उसमें जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर हो जाता है। अच्छा, आप और फिर उसके बाद जब नहीं, तो ये जुडिशियल विच्छेद आप बता रहे हैं, उसमें क्या कहते हैं सेपरेशन का ऑर्डर हो जाता है, तो ये क्या, ये दोनों डिफरेंस हैं क्या? जी हाँ, अगर डाइवर्स हो जाता है तो एकदम सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं उसी दिन जी जी। और अगर अपील का समय खत्म हो जाए तो धारा 14 में आप पुनर्विवाह कर सकते हैं। अच्छा, मतलब सेम क्या कहते हैं हस्बैंड वाइफ दोबारा से शादी कर सकते हैं, आपस में है कि किसी और से? अरे किसी से भी कर सकते हैं। अगर आपस में ही ऐसा जुडिशियल सेपरेशन में धारा 10 के धारा 2 में पार्ट में ये अधिकार दिया गया है कि अगर कोई पक्ष जुडिशियल सेपरेशन के दौरान अगर ऐसा उचित समझता है या आप उसको खत्म कराना चाहता है, सेपरेशन खत्म कराना चाहता है, तो न्यायालय पर एप्लीकेशन देकर जुडिशियल सेपरेशन खत्म करा देगा, तो ऑर्डर वो वापस ले लेंगे। अच्छा, धारा 10 में ही प्रोविजन है। और फिर वो साथ में रहने लगेंगे, फिर साथ में रहने लगेंगे। अच्छा, अगर फर्स्ट पार्ट में आप सेपरेट कर सकते हैं, जी जी, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहने लगेंगे, और फिर उसी के सेकंड पार्ट में वो डिसीजन कोर्ट वापस ले लेगी और आप साथ में रहेंगे। जी, अगर आप तैयार हो जाते हैं इसके लिए कोई भी दोनों पक्ष, तो फिर आप पुनः उसको। अच्छा, मे भी अगर ऐसा केस हो गया कि हस्बैंड वाइफ मतलब कुछ पॉइंट के में हो सकता है कोई डिफरेंट हो, और वो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने ले लिया कोर्ट से सेपरेशन और उन्होंने सेकंड पार्ट में साथ में रहने का नहीं लिया, तो क्या उनके ऊपर कोई केस बनता है? केस नहीं बनता है। जुडिशियल सेपरेशन के बाद अगर 2 साल पर केस आपका तालमेल नहीं बनता है तो उसके बाद डाइवर्स जैसी स्थिति आती है जी, कि आप विवाह विच्छेद ही कर लें। ये तो देखिए, हमारा हिंदू जो संस्कार, पूरा हिंदू धर्म जो है वो संस्कार पर आधारित है जी। और हमारे यहाँ विवाह सैक्रामेंट होता है, संस्कार होता है जी। जैसे उसमें जनेऊ संस्कार, कई संस्कार हैं जी। 12 से लेकर बच्चा पैदा हो जाता है तब से एक संस्कारों की एक लाइन है जी जी। उसमें एक विवाह भी एक संस्कार है और ये संस्कार ईश्वर द्वारा बनाए हुए हैं। आदमी जब
बच्चे पैदा होते हैं, हमारे यहाँ ये थिंकिंग है कि उसी समय परिवार भी बन जाता है जी है ना। जी। तो इसलिए पहले जब 1955 का विवाह अधिनियम, जो हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया, जो एक्ट तो बनाया गया। उसमें डाइवर्स के लिए कोई जगह ही नहीं थी। अच्छा किन्हीं परिस्थितियों में डाइवर्स हो ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब 1955। धारा 13 का एक ब्रांच था, दूसरी धारा बाद में जोड़ी गई 13B। डिवोर्स जो है ना, वो पहले हमारे हिंदू विवाह अधिनियम में नहीं था जी। 13(1) में था, लेकिन वो बड़ा डिफिकल्ट था। 13(1) के बाद फिर जुडिशियल सेपरेशन हो जाता 2 साल के लिए, तो डाइवर्स हो नहीं पाता था जी। तो अब 13B जोड़ा गया उसमें। अच्छा, नहीं तो और क्या ये सेपरेशन के बाद क्या होता था कि मतलब डाइवोर्स नहीं अब होता जैसे था? 2 साल तक इंतजार करो। डाइवर्स के लिए बहुत टिपिकल प्रोविजन थे, जी है ना जी। तो उसमें फिर 13B जोड़ा गया कि अगर दोनों पक्ष सहमत के लिए तैयार हो जाए तो वो डाइवर्स ले सकते हैं। अब उसमें जो जिस दिन आप पिटीशन डालते हो डाइवर्स के लिए, दोनों पक्ष सहमत होके, तो जिस दिन कंप्रोमाइज लगता है, सहमत हो गए जिस दिन, उसके 6 महीने बाद कोर्ट ऑर्डर करती है। 6 महीने तक इंतजार करती है। 6 महीने से 18 महीने के बीच में ऑर्डर होता है जी, है ना। जी। मतलब 6 महीने के पहले आदेश नहीं कर सकती किसी भी हाल में कोर्ट। अच्छा तो वो आपको मौका देगी कि अगर आप तब भी आपको समझ आ जाए और तालमेल बन जाए तो डाइवर्स जैसी स्थिति ना हो। आए। इसको बड़ी दुखद स्थिति माना जाता है परिवार में, जी जी है ना। तो इसी मामले में अगर अब इसमें कुछ प्रीस्ट हैं जो उसके जो मेन क्यों डाइवर्स किन परिस्थितियों में हो सकता है ना। हम थोड़ा आगे चले आए। अभी 2 सेक्शन धारा 10 में हमने चर्चा किया जुडिशियल सेपरेशन। धारा 11 में है मैरिज कब वाइड हो जाती है, शून्य हो जाती है, और कब वाइडेबल होती है। तो शून्य मैरिज तब शून्य होती है जब आप जो धारा 5 मैंने शर्तें बताई थी आपको, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 की कुछ शर्तें आपको बताई थी। नंबर 1 करके 5 शर्तें बताई थी, है ना। तो नंबर 1 था स्पाउस लिविंग, मतलब एक पत्नी दूसरे पति के साथ नहीं रह सकती शादी के बाद, और पति जो है दूसरी पत्नी के साथ नहीं रह सकती। ये हिंदू मैरिज एक्ट के हिंदू अंदर। मैरिज एक्ट को धारा 5 में हमने आपको बताया था। वो चीज़ जुडिशियल जब अगर ऐसी स्थिति बनती है शादी के बाद, तो वो मैरिज वाइड हो सकती है। अच्छा, अगर ऐसे कुछ प्रूफ मिल जाते हैं आपको, हाँ, तो ये क्या ये मैरिज वाइड आप घोषित करा सकते हैं। अच्छा वो शून्य है शादी। अच्छा, और उसी टाइम आपका डिवोर्स हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, धारा 5 में ही हमने 4 दिखाया था आपको। 4 नंबर पे एक चीज़ बताया था कि अगर रिलेशन निगेट, मतलब रिलेशनशिप जो है, जो रिश्तेदारी है, वो उल्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब विरोधाभासी नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे भाई बहन, चाचा भतीजा, ये सब रिश्ते हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड हैं। जी। अच्छा, अगर ऐसी मैरिज होती है तो वो भी वाइड है। अच्छा, क्लियर, वो भी मैरिज शून्य मानी जाएगी। शून्य मानी जाएगी, उसका डिक्लेरेशन रह जाएगा। जी। और सपिंड जो गोत्र में जैसे 5 पीढ़ी तक बाप का और 3 पीढ़ी तक पत्नी का जी। जो रिश्ता है, वो भी एक पिंड माँ का रिश्ता मतलब। माना जाता है। मान अगर उसमें कोई विवाह हो जाता है जी। तो वो वाइड है, वो भी वाइड है। अच्छा, ये हमें क्या उसको भी कहते आप हैं? न्यायालय से शून्य घोषित करा सकते और अगर कोई मान लीजिए फोर्सफुली ऐसा कर लेता है, तो एज ए इंडियन लॉ वो मैरिज आपकी क्या कहते हैं प्रॉपर नहीं मानी जाएगी। वो वाइडेबल हो जाएगी। जैसे कोई फोर्सफुली, या आप अभी तक आपने बताया, हमने कहा वाइड है, जिसमें शून्य या सीधे, उसको आप डिक्लेयर करा सकते हैं। बता रहे थे ना, वाइड बता रहे थे। जब मैरिज 3 परिस्थितियों में मैरिज वाइड होती है ना, जो मैंने आपको बताया। नंबर 1 तो स्पाउस लिविंग वाली, पत्नी दूसरे पति के साथ नहीं रह सकती। पति अगर है उस मैरिज के बाद भी, तो वो मैरिज शून्य होगी। क्लियर। ये बता रहे थे आपकी क्या कहते हैं, अगर कोई रिलेशन, हाँ, रिलेशन में ऐसी शादी कर कोई, लेता है, हाँ, तो भी वो मैरिज शून्य होगी। और तीसरा सपिंड में, जो धारा 5 की 5वीं सेक्शन है, उसमें अगर एक पिंड में मैरिज होती है तो वो भी शून्य होगी, है ना। जी। अब धारा 12 पे आ जाओ। 10 मैंने डिस्कस जी। किया, 10 सेक्शन आपने डिस्कस कर लिया। 11 सेक्शन डिस्कस कर लिया जी। अब 12 पे आ जाओ, जी। है ना। जी। 12 है वाइडेबल मैरिज। जी वाइडेबल क्या होता है ना। जी। वाइडेबल माने शून्य करणीय, वो तो एकदम शून्य है, और इसको शून्य घोषित कराएंगे आप, ये वाइडेबल है। क्लियर। किन किन सिचुएशन में ये वाइडेबल हो जाएगी। तो उसमें वो जो आप कह रहे हैं कि कपट पूर्वक कोई कुछ कर ले, जी, है ना। जैसे उसमें लड़के लड़की की उम्र 19 साल से 19 और 18, जो 21 और 18 है, उससे कम हो, तो ये
कंसेंट से ऐसी मैरिज होनी नहीं चाहिए। तो इसमें मान लीजिए कि लड़का लड़की या कोई चीट करके नहीं, चीट करके नहीं, मान लीजिए दोनों को पता है और आपस में दोनों की क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग है, दोनों ने शादी कर ली और उसमें लड़के की उम्र कम है, लड़की की उम्र मान लीजिए 19 है और लड़के की 20 है, तो उसमें किसको सजा हो सकती है? देखिए सजा तो दूसरी चीज होगी, है तो प्रोविजन, उसको हम डिस्कस करेंगे आपसे। लेकिन ये जो हम वाइडेबल पे कह रहे हैं, मैरिज इनवैलिड मानी जाएगी, कोर्ट से कैसे आप कराओगे, उसके लिए 1 वर्ष के अंदर आपको देना पड़ेगा। फिर यही वो है जो, वैसे मैरिज पिटीशन आप जब भी डालोगे तो 1 वर्ष के बाद ही डाल सकते हो, लेकिन ऐसे केसेस में जब आपके साथ कोई धोखा हुआ है, जैसे कोई पत्नी पहले से प्रेग्नेंट है, 1 मिनट हम पूरी बात कह लें, अगर मैरिज से पहले कोई आपकी शादी हुई है और वो मैरिज प्रेग्नेंट है, है ना, या मानसिक विकार है उसके अंदर, है ना, कोई प्रॉब्लम है मेडिकल, मानसिक विकार बहुत वाइड शब्द है जी। ऐसे मानसिक विकार में कुष्ठ रोग से, पागलपन से, मिर्गी से, ये तमाम ये सब मानसिक विकार में आ जाते हैं। जी, मतलब उसको कोई ऐसी बीमारी है जो क्योरेबल नहीं है ना, और जिससे साथ साथ रहने की स्थिति नहीं बनती है, ऐसी स्थिति में वो वाइडेबल मैरिज होती है। और उसको जो धारा 11 में, वो धारा 12 में आप उसका कैंसिलेशन करेंगे, वो डिक्लेरेशन कराएं, वो रिट डालेंगे और कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी और सिविल कोर्ट होगी, है ना, तो वो उसको आपको वाइडेबल घोषित करने की। अब जुडिशियल सेपरेशन, अब धारा, उसके बाद धारा 13 आता है ना, जिसको हम थोड़ा आपसे डिस्कस कर चुके हैं। 13(1) में आप खुद एक पार्टी, कोई भी पार्टी मैरिज डाइवर्स कराने के लिए एप्लीकेशन डाल सकती है, तो उसमें उसके लिए बेहतर होगा जिसका डाइवर्स पहले से, जिसका जुडिशियल सेपरेशन हो चुका है और 2 वर्ष तक भी आप साथ में नहीं रह पाए हैं, क्लियर, उसके बाद डाइवर्स की स्थिति बनती है। तो उसमें वही सारी जो सेक्शंस आपको, जो मैंने पहले धारा 5 की बातें बताई हैं, वही इसमें भी इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना जी। तो अब अगर इसके बाद भी कोई बायोगैमी जैसी कोई चीज़ है, चाहे पति हो और चाहे पत्नी हो, अगर वो कोई इसके अलावा कोई, अब उसका अलग से पति है या पति की दूसरी पत्नी है, तो उसके लिए आईपीसी में भी व्यवस्था है दंड देने की जी। वो 494 495 सेक्शन बनाया है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि क्या कहते हैं सजा हो सकती है अगर किसी में 7 साल तक सजा हो सकती है और गंभीर अपराध है। अच्छा, स्पाउसली हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कि एक लेडीज 2 हस्बैंड नहीं रख सकती और एक हस्बैंड 2 वाइफ नहीं रख सकता। अगर कोई ऐसा करता है जी, तो धारा 94 आईपीसी दंड प्रक्रिया संहिता वो अलग है, उसमें ट्रायल होता है कि जैसे अब आप अपराध कर दिए तो उसके बाद आईपीसी के तहत मुकदमा कर दो। सीआरपीसी तो प्रोसीडिंग है कि मुकदमा कैसे चलेगा, किस कोर्ट पे चलेगा, क्या क्या सुनवाई होगी, कैसे गवाही होगी, ये सीआरपीसी होगी जो हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने दंड प्रक्रिया संहिता आपको वो आईपीसी जो है इंडियन पैनल कोड पे डिस्कस ही नहीं किया। ये 494 और 495 गंभीर अपराध है ना, इसमें 7 वर्ष तक सजा हो सकती है। अच्छा, है ना। इसके अलावा जो ये वाइडेबल जो सारा मैंने बताया है, इसमें तो महीना 2 महीने की बहुत मामूली सजा है जी, है ना जी। दंड पर इसमें भी व्यवस्था है, आईपीसी के तहत व्यवस्था है ना, लेकिन ये मामूली अपराध है। लेकिन 494 और 495 में बहुत गंभीर अपराध है, तो इसीलिए लोग जिनको लॉ की जानकारी है, और मैं तो ये कहूँगा कि आदमी को कभी बायोगैमी जैसी चीज़ हिंदुओं में तो कोई चांस ही नहीं है जी। अगर कोई करता है तो वो एक तरह से अपनी बर्बादी ला देता जी, उसका करियर, हाँ, उसका करियर पूरी तरह से चौपट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, यही चीज मुस्लिम में, यही इतना अंतर है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हिंट कर दूं। वो सर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मुस्लिम मैरिज एक्ट डिस्कस करेंगे। नहीं, लेकिन बायोगैमी उनके यहाँ 4 मैरिज तक अलाउ है, यही फर्क है। अगर उनकी पत्नी एक दूसरा पति रखे हो तो उसको 494 और 95 में सजा हो जाएगी, आईपीसी में ही। लेकिन अगर पुरुष 4 पत्नियां रखता है तो उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं। सेम टाइम में रख सकता है या फिर एक को छोड़ के दूसरी? एक को छोड़ कर या साथ में जी। 4 तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। 5वें पर 494 95 का मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन अगर उनकी पत्नी एक ही बायोगैमी पर चली जाए, दूसरा पति एक कर ले, तो उसे 494 95 में जेल होना है। तो यही अंतर है हिंदू मुस्लिम विवाह में। अच्छा, मैं आगे आपको बताऊंगा मुस्लिम एक्ट के तर्जुमे। अच्छा, हिंदू मैरिज एक्ट में जैसे आपने कहा ये नहीं पॉसिबल है कि एक हस्बैंड 2 वाइफ रखे या एक वाइफ 2 हस्बैंड रखे। अच्छा, इन केस ऐसा हो कि
एक हस्बैंड है और 2 वाइफ है उसकी, और उस केस में दोनों वाइफों को पता है लेकिन कोई अपील नहीं कर रहा है कोर्ट में, तो उस केस में क्या कोई बाहर का आदमी भी अपील कर सकता है? बाहर का आदमी इन द सेंस मान लीजिए कोई अननोन है, या फिर अगर उस ऐसे बहुत लोग आप देखे होंगे, बहुत लोगों का ऐसे चल गया, लाइफ बीत गया। जी जी जो exactly। विवाद उठा ही नहीं जी। अब तक, जो विवाद न्यायालय तक नहीं गया, हाँ। ऐसा में हाँ। तो ऐसे तो बहुत सारे देश में अपराध हो रहे हैं जिसका कोई कहीं कोई चीज नहीं, मान लीजिए कि अगर मेरी नॉलेज में किसी है, को जाना पड़ेगा, एग्रीव्ड आदमी ही जाएगा तभी कुछ कार्रवाई होगी। नहीं अगर मेरी नॉलेज में है और मेरे कॉलोनी में या कहीं मेरे सिटी में हो रहा है और मैं उनका नाम जानता हूँ, एड्रेस जानता हूँ, मैं जाके क्लेम डाल देता हूँ कि दैट पर्सन रह रहा है 2 वाइफों के साथ। देखिए ऐसा है कि मैं आईपीसी के बारे में भी मैंने चर्चा नहीं किया, वही आदमी जिसको उसका वर्क से नुकसान हो रहा हो तुम्हारे कृत्य से, वही एफआईआर दर्ज करा सकता है। अच्छा, मुझको मैं नहीं करा सकता हूँ, अगर मैंने अपील करता हूँ तो मैं केवल उससे एक दुश्मनी ले लेता हूँ। आपको कुछ कोई गैर आदमी उसमें दर्ज नहीं कर सकता, ना उसमें कोई कार्रवाई। ऐसे बहुत सारे लोग, अभी कोई घर नहीं बचेगा जो आप पहले पुराने समय में ये सब होता चला रहा था, आजकल सब लिखा पढ़ी हो गया है नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये अब मुमकिन नहीं है, तब भी परिवार न्यायालयों पर लाइन लगी हुई है। मतलब थर्ड पर्सन ऐसा नहीं कर सकता है, अगर उन दोनों वाइफ आपकी क्या कहते हैं, उसमें कार्रवाई हो सकती है, या हस्बैंड अगर दोनों राजी हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई पूछने वाला नहीं जी। लेकिन अगर कोई ऐसा हाँ, कहीं आपस में अगर कुछ पक्ष में ही विवाद है जी, तो फिर वो न्यायालय तक जाएगा, उसमें सजा होगी जी। तो ये पूरा 13 तक ही है हिंदू मैरिज एक्ट, इस ये सेक्शन 13 के बाद। इसके आगे मैंने 14 में मैं बताना चाह रहा था आपको, जी जी बताइए, कि अगर इसमें सेपरेशन, शादी ब्याह विच्छेद हो जाता है, उसके बाद भी अपीलेट कोर्ट तक इंतजार करना पड़ेगा आपको। जब अपील कोर्ट का कितने टाइम तक, जैसे जितने दिन पे हो जाए, या तो खारिज हो जाए, है ना, या फिर अपील और निगरानी के लिए जो मियाद दिए हुए हैं, प्रेस्क्राइब्ड हैं, उसके अंदर, उसके बाद ही आप मैरिज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एक बार डिवोर्स हो जाने के बाद कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद ही हम शादी कर सकते हैं। वो ड्यूरेशन अगर आप बता देते कुछ अप्रॉक्स ड्यूरेशन अप्रॉक्स, बस जो अपील और निगरानी के लिए जो पहले से समय निश्चित है, जो प्रेस्क्राइब्ड है एक्ट में, उसी के हिसाब से हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि क्या कहते हैं, जो सेम वाइफ के साथ रह रहा है और उसके साथ डिवोर्स हो गया हो और वो चाहे फिर से उसी से मैरिज करना चाहे, तो क्या ये पॉसिबल है? ऐसा रोक नहीं है, अगर करना चाहे तो पहले से ही इतना न्यायालय समय दे देती है। जुडिशियल सेपरेशन से लेकर 2 साल का समय हो जाता है। नहीं, मान लीजिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है आपस में, या फिर फैमिली के कारण कभी कभी हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, तो जब चाहें आप रेस्टिट्यूट कर सकते हैं जी, है ना। तो नहीं, वो सेम मैरिज ही हमारी कंटिन्यू हो जाएगी कि कोर्ट के लिए जब आप एक बार उसको निरस्त करा रहे हैं तो आपको पुनः मैरिज करना चाहिए। तो उसका पूरा प्रोसेस हमें करना पड़ेगा, बाई कोर्ट करें या फिर क्या कहते हैं बाई हम स्पिरिचुअल तौर पे करें? बाई कोर्ट क्या, वो बाहर से ही आपको मैरिज करना पड़ेगा, जो संस्कारों के थ्रू जो होती है। जी हाँ, जैसा होना है वैसे ही होगा, जो एक प्रोसेस है उस हिसाब से आप। अगर आप कोर्ट के थ्रू एक बार अपना डिवोर्स ले लेते हैं तो आपको दोबारा से, अगर आप सेम वाइफ से भी करना चाहते हैं तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। हिंदू विवाह में जैसे होता है आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं है। अच्छा, है ना, उसके लिए संविधान पूरी तरह से अपना मैरिज एक्ट मुख है, और जो भी करना चाहें आप, पुनर्विवाह करना चाहते हैं तो फिर कर लें जी, उन्हीं से कर सकते हैं। एक बार डाइवर्स हो गया जी, है ना जी। और इसमें क्या कहते हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों को रोक नहीं है, दोनों पक्ष दोनों पक्ष किसी से भी शादी कर सकते हैं, न्यायालय पर जा सकते हैं। जब डाइवर्स हो गया तो कोई दूसरा उसमें दखल भी तो नहीं रखेगा जी, आप तो अपने कार्य से मुक्त हो गए। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट विवर्स ऐसा बनाया गया है कि संस्कार पे चलता जी, संस्कार पे चलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश की जाती है मैरिज को। इसमें टाइम दिया जाता है कि आप लोग किसी न किसी तरीके से अपनी मैरिज को संभाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए सारी प्रॉब्लम्स। और ये हिंदुओं में माना जाता है, गलत माना जाता है कि आप डिवोर्स ले रहे हैं आपस में। करेक्ट जी, ये तो सामाजिक एक कोड है, समझ लीजिए जी जी, ये जितना कम हो उतना ही जी जी। बुराइयां तो हैं, क्योंकि एक मैरिज टूटती है तो उससे केवल एक हस्बैंड वाइफ ही नहीं अलग होते हैं, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, हर कोई इफेक्टेड होता है। 2 परिवार विघटन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, वो 2 परिवार में दुर्दिन आ जाते हैं। एक तो जहाँ मैरिज होती है और जो लड़की जिस परिवार से होती है और लड़का जिस परिवार से होता है, तो 4-6 परिवार जो है, कई परिवार एक से जुड़े होते हैं जी, तो सारे लोगों के लिए दुर्दिन आ जाते हैं जी जी। ये मेंटल हरासमेंट और ये कई चीज़ें एक साथ आपके ऊपर अप्लाई हो जाती हैं एक मैरिज अगर टूटती है तो। और कोशिश करिए कि आप अपने
पार्टनर को जितने से ज़्यादा से ज़्यादा अपने वैवाहिक जीवन को बचाए रखिए। हाँ बचाए रखिए, वो ज़्यादा समझदारी की बात है। तो सर थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम ऐसे इंडियन लॉ के ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। ये डिस्कशन था हम लोगों का हिंदू मैरिज एक्ट पे, जो 3 पार्ट में चला है। अगर प्रीवियस सेक्शन में कोई आपके क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली समझने के लिए आपको पिछले के दोनों पार्ट देखने पड़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।